नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है और किस तरह की रणनीति आपको कमोडिटी मार्केट में आज के सत्र के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रेशियस मेटल मार्केट पर नजर डालेंगे। बुलियन मार्केट, सोने में फिर एक बार उछाल दिखा है। पिछले कुछ दिनों से तेजी जो दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड स्तर पर करीब $2,950 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ और एमसीएक्स पर भी सोना और चांदी की बात करें तो 97,240 के आसपास चांदी। याद रखें, ग्लोबली अनसर्टेनिटी है, टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं है और जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आई और इसी के चलते सोने और चांदी के डिमांड में पिछले कुछ महीनों से अच्छी खासी तेजी दिखी है। 2024 में करीब 27% का उछाल सोने में दिखा था और 2025 में अब तक करीब 10% का उछाल ऑलरेडी हमने सोने के मार्केट में देख लिया है। लेकिन अब ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और इन्वेस्टमेंट अगर आपके ऑलरेडी है या एडिशनल करने हैं तो क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ भूपेश शर्मा टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नियर टर्म का आपका नजरिया बताएं, सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और रणनीति क्या बनानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो तेजी दिखी है क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? जी नमस्कार मैम। अगर बात करें सोने और चांदी की और शॉर्ट टर्म के नजरिए की बात करें तो विशेषकर सोने और चांदी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि सुबह के सत्र में भी चांदी में तकरीबन 2,000 रुपए की तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए और अभी शॉर्ट टर्म में चांदी का बाजार 96,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में बाजार 98,000 और उसके ऊपर 99,000 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस अभी इसमें 95,800 के नीचे का लगाएं। वहीं अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने में इंटरनेशनल भाव में 2,970 के आसपास कहीं ना कहीं एक सप्लाई देखी जा सकती है, इसलिए सोने में ऊपर के भाव में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। में ऊपरी स्तरों से खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स की बात करें तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे थे। इस फैक्टर पर आपकी क्या राय होगी? अभी भी अनसर्टेनिटी है, अभी भी सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन जो मूविंग फैक्टर्स है उन पर आपकी क्या राय होगी? जी, अगर सेंट्रल बैंक्स की बात करी जाए या दूसरा सबसे बड़ी बात अनसर्टेनिटी की है कि जब तक अनिश्चित ये जो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक बाजारों में मुझे लगता है कि सोने और विशेषकर सोने में तेजी बनी रहेगी। सोने में मुझे नहीं लगता कि जब तक टैरिफ का मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता या जो वॉर का जो एस्केलेशन है वो रुक नहीं जाता कंप्लीटली, तब तक मुझे लगता है कि सोने में तेजी का रुख जारी रहना चाहिए। रुख बरकरार रहना चाहिए, ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इस बीच ऑयल एंड गैस मार्केट पर नजर डालते हैं। कच्चे तेल में हाल फिलहाल में गिरावट दिखी थी, लेकिन आज सुबह फिर एक बार थोड़ी सी तेजी निकल कर आई है। याद रखें, $75 पर बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ नजर आया था। रशिया यूक्रेन वॉर से कुछ पीस टॉक्स निकल कर आए। इसी के साथ ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी थी कच्चे तेल में। लेकिन आज $75 के ऊपर कच्चा तेल निकलता हुआ। ऑयल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी, विशेषकर अगर नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में तेजी का रुख अभी भी जारी है। नेचुरल गैस कहीं भी 320 रुपए से 319 रुपए के आसपास कहीं भी मिलता है तो इसमें 315 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में इसमें 327 331 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर क्रूड की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि क्रूड में अभी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव हैं। प्लस इसके साथ ही अमेरिका का जो प्रेशर है लगातार, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जो ड्रिल करने की बात कही है वो अभी भी वो बात प्रेशर बनाए हुए भाव पर। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में 6,200 के आसपास कहीं भी बाजार नीचे जाता है तो इसमें बिकवाली का ध्यान रखना चाहिए। 6,250 के ऊपर के स्टॉप लॉस फॉलो करें।
नीचे में 6150 6130 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इस बीच इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ्स लगाए गए हैं स्टील और एल्यूमिनियम पर, यहाँ पर तो एक्शन दिखा ही है, लेकिन कॉपर यहाँ पर भी तेजी दिखी है। मार्केट में फियर है कि शायद कॉपर पर भी एडिशनल टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन कॉपर मार्केट में ये फियर है कि शायद एडिशनल टैरिफ्स कॉपर पर भी लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी, और उसके अलावा ट्रेडिंग के लिहाज से कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी, अगर कॉपर की बात करें तो बेस मेटल्स पर जो टैरिफ लगने की बात है, तो एल्युमिनियम पर तो टैरिफ की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लगता है कि कॉपर में भी इस तरीके की कोई संभावना है, तो बाजार पहले से प्री प्रेडिक्टेड होकर उसमें कहीं न कहीं भाव पर उसका असर देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर टैरिफ लगते हैं तो बाजार ऑलरेडी फरवरी के महीने में तकरीबन 5% की बढ़ोतरी बाजारों में भाव में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी बाजार जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें कहीं न कहीं कोई अंदरूनी खबर हो सकती है कि बाजार में टैरिफ लगने की संभावना अधिक रहेगी। वहीं टेक्निकल बात करें तो मुझे लगता है कि 830 के नीचे अभी कॉपर का बाजार जाना एक बार के लिए मुश्किल रहेगा। बाजार में वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 860 के आसपास, 865 के आसपास कहीं भी कॉपर मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 850 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 885 और 895 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर को लेकर, जहां पर ग्लोबली चिंताएं हैं कि कॉपर पर भी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में कॉपर में अच्छी खासी तेजी दिखी है। कच्चे तेल की तो हमने बात की, लेकिन भूपेश, आपकी राय नेचुरल गैस पर क्या होगी और कौन से लेवल्स नजर आ सकते हैं यहाँ पर? जी, नेचुरल गैस पर मुझे लगता है कि अभी भी तेजी का रुख बना हुआ है और बाजार में ओवरऑल जिस हिसाब से अ, अमेरिका यूरोप को अपनी सप्लाई नहीं देना चाहता, इसलिए इसमें एक तेजी का रुख देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बाजार में टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, तो 297 का भाव इसमें पकड़ के चलना चाहिए कि 297 के नीचे बाजार इतने आसानी से नहीं जाएगा। और अपसाइड में इसमें 345 और 370 के लक्ष्य पोजिशनली दिखाई देते हैं। इंट्राडे के लिए बाजार 320 या 319 के आसपास मिलता है, तो 316 का स्टॉप लॉस लगाकर 331 335 तक के लक्ष्य के लिए इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर, और बेस मेटल्स में हमने कॉपर की बात की, लेकिन इसके अलावा जिंक की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी आज एमसीएक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में दिखी है। करीब 270 के आसपास फ्यूचर वायदा कारोबार करता हुआ, यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? जी, स्पेशली जिंक की बात करी जाए तो जिंक के बाजार में जिंक का बाजार अंडर परफॉर्मर देखा गया है कंपैरेटिव टू अदर बेस मेटल्स और जो भी इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं। परंतु आज के दिन में जिंक में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि जिंक में एक जो आज के दिन का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, 267 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग रहना चाहिए। अपसाइड में 273 और 275 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, ये नजरिया जिंक पर। गोल्ड के तीसरी तिमाही के नतीजे आए, जहां पर रेवेन्यूज में करीब 27% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भारी गिरावट दिखी और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सेनको गोल्ड का मैनेजमेंट जुट चुका है। सुवांकर सेन, जो होल टाइम डायरेक्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेनको गोल्ड। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर ही सवाल पूछना चाहूंगी। तीसरी तिमाही एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है वेडिंग सीजन के चलते, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट डिप हुए हैं और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। इसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए आशीषा, इसमें हम लोग पहले तो बोलना चाहेंगे कि अक्टूबर धनतेरस था, वेडिंग सीजन का फुल सीजन ऑन था। इसके कारण प्राइस हायर रहने के बावजूद कंज्यूमर्स खरीदे, इसीलिए 22% टॉप लाइन ग्रोथ रिटेल में और ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स में 27% का ग्रोथ मिला। पर क्योंकि गवर्नमेंट का जो ड्यूटी कट
जुलाई अगस्त में किए थे, उसका इम्पैक्ट 58 करोड़ का हुआ, जिसका एक पार्ट हम लोग Q2 में लिए थे, और Q3 में बाकी जो उसका इम्पैक्ट था ऑफ अबाउट 28 to 30 करोड़ वो हम लोग ले चुके। इस कारण के लिए एबिटा में एक इम्पैक्ट आया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड Q4 से इसका और कोई इम्पैक्ट रहेगा नहीं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो हुआ है कि अपना जो स्टड रेशियो है, विच इज बेसिकली डायमंड ज्वेलरी एज अ शेयर ऑफ द ओवरऑल सेल्स, तो ओवरऑल सेल्स 22% बढ़ चुका है, मगर डायमंड ज्वेलरी का जो शेयर है, बिकॉज कंज्यूमर्स या लोगों का इंक्लिनेशन था कि ज्यादा वो लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, ज्यादा डायमंड ज्वेलरी ना खरीदे। सो इस कारण के लिए आपका Q1, Q2 और Q3 मिला के, वाइल Q3 से डायमंड ज्वेलरी का इंप्रूवमेंट आना चालू हो गया, और आज के दिन Q4 में वी आर सीइंग अ वेरी गुड रोबस्ट डिमांड ऑफ डायमंड ज्वेलरी, बट Q3 तक स्टड रेशियो जो है लास्ट ईयर के तुलना में इट हैज बीन लोअर। इस कारण के लिए भी ग्रॉस मार्जिन और एबिटा में इंपैक्ट गिरा है। और जिस हिसाब से हम लोग का जो हेजिंग होते हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज 80 to 85% हेज रहते हैं। गोल्ड का प्राइस हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड, इसके लिए थोड़ा हेजिंग का इम्पैक्ट आया, वो भी हम लोग Q3 में लिए। बट हम लोग अगर ओवरऑल एडजस्टेड एबिटा देखें ड्यूटी को हटाते हुए, तो हम लोगों का एडजस्टेड एबिटा 6% है, कंपेयर टू लास्ट ईयर 9 months 7%। सो आई थिंक ओवर द होल ईयर वी विल मूव बैक टुवर्ड्स 7%। ये एक जस्ट ये पर्टिकुलर क्वार्टर का एक इम्पैक्ट है। और ये जो शेयर का प्राइस गिरने का एक ये तो कारण है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन Q3 में था कि लास्ट 2 years Q3 का नंबर्स नॉट ओनली टॉप लाइन बॉटम लाइन भी बहुत अच्छा होते थे, मगर इस साल Q1 और Q2 में नंबर्स बहुत अच्छे आ गए थे, और Q3 में थोड़ा डाउन हो गया, बट सारा साल में नंबर विल एवरेज आउट। पूरे साल FY25 के लिए आपका नज़रिया अभी भी पॉजिटिव है। ये तो हुई मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चर्चा, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी नहीं बढ़ाई, जो एक पॉजिटिव था, लेकिन उसी के साथ सोने के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, 86,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के आसपास। इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का दिखा है, और क्या डिमांड शोरूम में किस तरह के फुटफॉल्स नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, शोरूम में इन द मंथ ऑफ जनवरी फुटफॉल्स काफी अच्छे थे, डिमांड भी बहुत अच्छा था। अगर हम लोग YTD का हम लोग परफॉर्मेंस देखे, तो वी आर स्टिल ग्रोइंग एट अबाउट 19 to 20% ईयर ऑन ईयर। और ये ईयर भी जब एंड होगा, हम लोग का लास्ट ईयर के तुलना में हम लोग ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ टॉप लाइन में रहेंगे। इट इज जस्ट दैट लास्ट 7-8 डेज में गोल्ड का प्राइस जो ऑल टाइम हाई के तरफ बढ़ चुका है, तो कंज्यूमर्स करते क्या है कि जब बहुत प्राइस जंप कर लेते हैं, तो कंज्यूमर्स थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि प्राइस इस प्राइस में स्टेबल है कि फिर गिर सकता है। इसके लिए लास्ट 7-8 दिन थोड़ा फुटफॉल्स लो है, बट जनवरी में फुटफॉल्स काफी अच्छा था। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि गोल्ड में डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट आ गया है। अभी वैलेंटाइंस डे का सीजन है, तो हम लोग भी प्रमोशन टैक्टिकल प्रोग्राम्स जो भी कर रहे हैं, तो डायमंड ज्वेलरी का सेल जैन फेब में अगर हम लोग एनालाइज करें, तो लास्ट ईयर के तुलना में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज एज वी मूव टुवर्ड्स एन एंड Q4 अगर बेटर डायमंड ज्वेलरी सेल होगा, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट और हम लोग देख पाएंगे। ये व्यू आपके, लेकिन 2 पार्ट क्वेश्चन है। दूसरा, एक स्टोर काउंट को लेकर 18 से 20 स्टोर्स ऐड करने का आपका टारगेट था पूरे साल FY25 के लिए, और 12 स्टोरूम्स ऑलरेडी ऐड किए गए हैं। क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे पूरे साल के लिए? और सेकंड, QIP के द्वारा 460 करोड़ रेस किए थे, वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? तो हम लोगों का पाइपलाइन में 3 कंपनी ऑपरेटेड और 3 फ्रेंचाइजीज, सो 6 स्टोर्स अभी पाइपलाइन में है, जो हम लोग ये फरवरी और मार्च में ओपन करेंगे। ऑलरेडी 2 स्टोर्स हम लोग जनवरी में ओपन कर चुके हैं। सो वी विल बी क्रॉसिंग 18 to 19 स्टोर्स, जो हम लोग एक्सपेक्टेशन में थे, नंबर 1। और नंबर 2 है जो QIP में हम लोग जो फंड्स रेज किए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो हालांकि इनिशियल लेवल में इट वाज यूज्ड कि हम लोग अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम लोग रिड्यूस किए, बट अभी ये जो लिक्विडिटी हम लोग बनाए हैं,
गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का जो न्यू स्टोर ओपनिंग होगा, फिर धीरे धीरे वी विल यूज दिस मनी फॉर द इन्वेंट्री ऑफ द न्यू स्टोर ओपनिंग, और ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगा। सो वी आर कॉन्फिडेंट। और ये भी बताया कि आज के दिन वी आर सीइंग वन ट्रेंड कि आज ट्रम्प का टैरिफ वॉर के लिए और टैरिफ इनिशिएटिव्स के लिए गोल्ड लोन इंटरेस्ट जो हम लोग को मिलता है 3-3.5% में, ये शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग इट बाय 2-3%। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पूरे गोल्ड लोन जो हम लोग लेते हैं हेजिंग पर्पस के लिए, उसमें इंपैक्ट रहेगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका इंपैक्ट आई थिंक एक बार सॉर्ट आउट करके देन थिंग्स विल स्टेबलाइज वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सेन, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी का आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और पीली मटर यहाँ पर फोकस करेंगे। बड़ी खबर आज सुबह निकल कर आई है, जहाँ पर पीली मटर पर जो अभी 10 से 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। खबर है कि ये पीली मटर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है वो बंद किया जा सकता है। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं 10 से 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की योजना है और जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके चलते इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, आज की तारीख पे जो येलो पीज है इस पे 0 ड्यूटी है और इसके कारण हमने एक बड़ी मात्रा पे इंपोर्ट होते देखा है। ऑलमोस्ट 30 लाख टन के आसपास हमने पिछले साल इसका इंपोर्ट देखा है, जिससे सारे दालों के बाजारों के प्राइसेस कंट्रोल हुए, क्योंकि ये सबसे चीप, सबसे सस्ती दाल है और इसके कारण, इसकी ज्यादा इंपोर्ट के कारण सभी दालों में खपत थोड़ी थोड़ी कम हुई है। अगर सरकार, जैसा कि कल की एक न्यूज आ रही है, सरकार इस पे ड्यूटी लगाने वाली है या इसे बंद करने वाली है, अभी उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अगर सरकार कोई भी ड्यूटी लगाती है तो दालों के बाजार थोड़े सुधरेंगे। जो आज की डेट पे एमएसपी के नीचे हैं वो बाजार थोड़े एमएसपी के आसपास आएंगे। हो सकता है वहां से 1 आध रुपए और बाजार की तेजी आए, लेकिन ये अच्छा निर्णय हो सकता है और सरकार कम ड्यूटी लगा के ये सप्लाई साइड को खुला रखना चाहती है, ताकि कल के दिन अगर दालों में कोई अप्रत्याशित तेजी आए तो येलो पीस के इंपोर्ट से, जो कि ड्यूटी के माध्यम से होगा, बाजार कंट्रोल किया जा सके। पहले ये धारणा थी कि सरकार येलो पीस के इंपोर्ट को कंप्लीटली बंद कर देगी, पर सरकार ने जो कल इंडिकेशन दिए हैं, कल न्यूज आ रही है, ये बात अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको 28 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। पर जितना मुझे जानकारी है, जो मुझे लगता है कि सरकार मार्केट को देखते हुए और कंज्यूमर को देखते हुए कोई मिडिल बीच का रास्ता निकालेगी, ताकि सप्लाई साइड भी कम ना हो और जो बहुत ज्यादा अत्यधिक इंपोर्ट हुआ है, जिससे बाजार काफी नीचे आ गए हैं, उससे भी बाजार को सपोर्ट मिले। क्योंकि आने वाले टाइम पे नई फसल आ रही है, चना की फसल आ रही है और येलो पीस हर पल्सेस को प्रभावित करता है। तो जरूर सरकार का जो ये ड्यूटी वाला कदम है, अगर ये लगाती है तो एक अच्छा कदम होगा, और अगर कम लगाती है और बीच का 10 से 15% के बीच, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा। 28 फरवरी को डिसीजन आता हुआ नजर आएगा। मिस्टर अग्रवाल शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।